नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर के तरीके नहीं बल्कि बोलचाल के तरीके से और रेडियो टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय, एक अनोखे लहजे और इसी के साथ साथ एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके ही दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो भाई देखिए, दिल्ली वाला रेडियो टीवी है तो दिल्ली से जुड़ी हुई सबसे पहले बड़ी आपको जानकारी बताते हैं। आज दिल्ली में दिल्ली वासियों ने जो वोट दिया था, उस वोट से जो सरकार बनी थी, उस सरकार का सोनाली 1 साल पूरा हो गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 2025 में आज ही के दिन दिल्ली में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली थी और आज से 1 साल पूरा बीजेपी को हो चुका है सत्ता में। और ऐसे में जब किसी भी सरकार को 1 साल पूरा होता है तो उस राज्य की जो जनता होती है वो ये देखती है कि साल भर में उनके लिए क्या उनको मिला और क्या नहीं मिला है। तो देखिए, फरवरी 2025 में सत्ता संभालने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने तमाम ऐसे वादे जो बीजेपी की ओर से किए गए थे, स्वास्थ्य, पानी, सड़क, महिलाओं की मदद जैसी योजनाएं शुरू करने की बात की गई थी। सरकार ने कहा कि 1 साल सेवा, मेहनत और लोगों के भरोसे का रहा है। तो सरकार ने 7 बड़े वादों में से 5 पूरे किए हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना। जिस तरीके से देखा गया कि बहुत सारे योजना इसमें देखने को मिले। वृद्धों के लिए पेंशन, साथ ही साथ माताओं की सुरक्षा योजना, गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर और साथ ही साथ अटल कैंटीन, जहां रोज 70,000 लोगों को सस्ता और पौष्टिक खाना खिलाया जाता है। और इसी के साथ साथ 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की, 2100 करोड़ से ज्यादा की पानी की परियोजनाएं लॉन्च की और साथ ही साथ एनसीडी को बड़ी मदद भी दी गई है। बिल्कुल सोनाली, तो अब ये तो बात हुई कि क्या काम जो दावे किए गए कि भाई हमने ये काम किया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी भी राज्य की जब हम बात करते हैं, उनके काम की बात करते हैं, तो एक तो होती है जनता जो आपका रिपोर्ट कार्ड आपको खुद बताती है कि उन्हें इन साल भर में क्या कुछ मिला, और दूसरा होता है विपक्ष जो कि आपके काम पर सवाल उठाता है। तो दिल्ली में तो क्योंकि राजधानी और सियासत तो हमेशा सियासी पारा हाई ही रहता है, तो देखिए ऐसे में आम आदमी पार्टी जो मुख्य विपक्ष है, जो कभी सत्ता में भी रही है, लंबा समय दिल्ली की सत्ता में काबिज रहने के बाद अब जब विपक्ष में आई है तो उसने 1 साल पूरे होने पर दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगाए। सोनाली, मैं भी निकली थी तो मैंने भी देखा था कि ये पोस्टर लगा हुआ था दिल्ली में कि जहां 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे हैं केजरीवाल। सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, जैसे यमुना सफाई, सड़कें और कई वादे जो कि अभी अधूरे रह गए हैं, और 1 साल में क्या किया ये सवाल उठाया गया है। हालांकि कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो दावे अपनी तरफ हैं, लेकिन धरातल पर जो हमें ग्राउंड लेवल पर रियलिटी देखने को मिलती है, इन 1 सालों में लोगों को क्या कुछ मिला, ये भी बड़ी बात होती है। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं शो को और दिल्ली से हैं, तो आप भी हमें बताइए कि आपको इन 1 सालों में क्या मिला है और क्या आप किन कामों से खुश हैं और किन कामों से खुश नहीं है। तो देखिए, हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी आप हैशटैग डालें और जिसके बाद आप इंस्टा पे या फिर एक्स पे कमेंट कर सकते हैं कि आपको जो सरकार की फीडबैक जिसको कहते हैं आप दे सकते हैं। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, और कुछ कमियां हैं तो वो भी लिख दीजिए। और क्योंकि हम रोजाना आपके मुद्दे उठाते हैं, आपसे जुड़ी हुई बात इस दिल्ली वाले रेडियो टीवी में करते हैं आपके ही अंदाज में, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो मुख्य तौर पर अगर हम बात करें कि 1 साल जब पूरा हुआ है, मुझे पिछले साल याद है कितना ज़्यादा गहमा गहमी थी। 19 फरवरी को जब अचानक से सोनाली मुख्यमंत्री का नाम सामने आता है तो ये पता चलता है कि दिल्ली को एक बार फिर से महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली हैं। शीला दीक्षित का कार्यकाल लंबा चला और ऐसे में जब एक बार फिर से दिल्ली वासियों को महिला मुख्यमंत्री मिली तो उम्मीदें काफी ज्यादा हुई। लेकिन देखिए
देखते देखते 1 साल पूरा हो गया है और आज जब साल भर पूरा हो गया है तो दिल्ली की जनता भी अब ये देख रही है कि साल भर में उन्हें क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी है जो जमकर आरोप भी लगा रहा है। अब आज इसको लेकर के सीएम रेखा गुप्ता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश करने वाली है। अब देखने वाली बात है कि उसमें, क्योंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बहुत सारे खुले हैं, साथ ही साथ अटल कैंटीन, छठ पूजा के समय देखा गया कि यमुना की भी सफाई हुई, हालांकि हाल में झाग भी देखने को मिला है। तो हो सकता है कि अपनी उपलब्धियों में चीजों को तमाम मुद्दे हैं सोनाली, चाहे यमुना सफाई का तो एक बड़ा मुद्दा रहा है और ये सिर्फ इस सरकार में नहीं बल्कि कितनी सरकारें बदली, हमने देखा कि मुद्दा नहीं बदला है, वो दिल्ली में यमुना ही एक केंद्र रहा है बड़ा। बिल्कुल। तो चलिए अब देखने वाली बात होगी कि आज सीएम रेखा गुप्ता अपने रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या पेश करते हैं और क्या क्या अपनी उपलब्धियां गिनवाती हैं। फिलहाल चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं दीपिका, और अब बात कर लेते हैं जिसकी सब बात करें, पूरी दुनिया ही बात कर रही है और इस समय तो हो ही रही है ये बात। बिल्कुल। तो इस समय पूरे भारत में तो भी अब AI की बात तो हो ही रही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सुबह से लेकर के शाम तक AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम कहीं ना कहीं निर्भर हो गए हैं। सुबह ही होती है ना हमारी तो हम AI पर डिपेंड होते हैं। अब देखिए हम अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आजकल तो फ़ोन भी उस टेक्नोलॉजी पर अपडेट हो चुके हैं कि जहां AI के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि AI से हमारे दिन की शुरुआत होती है और जो दिन ख़त्म होता है वो भी AI के साथ होता है। तो इतनी तेज़ और स्मार्ट ये टेक्नोलॉजी बन गई है कि इस पर डिपेंडेंसी बन गई है। लेकिन इससे जुड़ी हुई बात हम क्यों कर रहे हैं सोनाली, अब ये भी बता दीजिए आप। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तेज़ है, स्मार्ट है और हर किसी के पहुंच में भी है आजकल, लेकिन क्या ये हमेशा सही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या AI पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो हाल के वर्षों में ही कई ऐसे मामले भी सामने आए जिन्होंने AI की एक्यूरेसी और साथ ही साथ रिलेटेबिलिटी पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। तो AI चैटबॉट अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। अब कई लोग हैं कि बहुत ज्यादा निर्भर हो गए, अगर दोस्त से भी लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं वो OpenAI में जाते हैं और पूछते हैं कि अब क्या करना है। सही बात है। आप कुछ प्रॉम्प्ट डालिए और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना सटीक आप प्रॉम्प्ट डालेंगे उतना ज्यादा आपको सटीक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बिल्कुल ठीक आपने जिक्र किया सोनाली कि अब तो लोग एक जरिया बना चुके हैं कि अगर छोटा सा भी किसी को रिप्लाई करना है तो बस लिख देंगे कि क्या इसके बाद जवाब दिया जाए और उसके बाद जवाब मिल जाएगा। लेकिन हर बार ये ठीक नहीं होता है, कई बार ये बैकफायर भी कर जाता है और बहुत से मामलों में हमने देखा भी है सोनाली कि इसके रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि अगर आप नकल भी कर रहे हैं तो अकल के साथ करने की ज़रूरत है। तो AI के साथ भी कुछ इसी तरह का इस्तेमाल होता है कि अगर आप प्रॉम्प्ट सही डाल रहे हैं तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कई बार इससे मिली हुई जानकारी भी गलत होती है। अब क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ये मशीन है, इंसान तो है नहीं, तो गलतियां इससे भी हो जाती है। एक बार को सोनाली मैं आपको वाकया बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। मैं किसी चीज़ को लेकर कुछ एक रिसर्च कर रही थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं एक बार AI का सपोर्ट ले लेती हूँ। मैंने उसमें सर्च किया और जो डेटा उसने दिया मैंने उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। मैंने उसे क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ता है कि ये जो डेटा मुझे इसमें प्रोवाइड किया गया है तो साल भर पुराना है और उसके आधार पर उसने ये रिपोर्ट बनाई है। तो सोचिए कि अगर हम उस चीज़ को अगर चेक कर लेते तो वो गलती नहीं होती। बिल्कुल दीपिका, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। तो जब भी आप नेम या डेट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है OpenAI जो है, तो इट्स बेटर कि आप क्रॉस चेक करें, क्योंकि कई बार दीपिका भी फंस चुकी है। और कई बार ऐसा होता है कि हम भी फंस जाते हैं, क्योंकि नाम और डेट और डेटा जो वो निकाल के देता है वो आपको पता नहीं है कि आज का है या फिर 5 साल पहले का है, क्योंकि उसमें जो भी डेटा उसे दिया गया है वो हो सकता है पहले का है, तो उसके हिसाब से वो डेटा देता है। तो इट्स बेटर कि आप चेक कर ले, क्योंकि जो भी रिजल्ट निकल के आता है AI से कभी कभी हमें गुमराह भी करने वाला होता है। और मशीन है, ऑब्वियस है कि अगर आप जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसको वो समझ नहीं पा रहा है तो ये चीज़ें लाजमी है कि हो सकती हैं। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने AI चैटबॉट को एक असली महिला समझ लिया और उससे मिलने निकल पड़ा। अब सबसे दुख भरी बात ये रही कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ये देखिए जिस तरह से ये मामला सामने आया, इसी तरह के कई ऐसे मामले हैं जो AI के इस्तेमाल पर
सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो टेक्नोलॉजी है इसके इस्तेमाल को हम किस तरह से कर रहे हैं। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, और सुबह सुबह अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली वाला रेडियो टीवी में हमने ये मुद्दा क्यों उठाया, तो अब इसको हम ये भी आपको बता देते हैं क्योंकि दिल्ली में चल रही है AI समिट, और इसीलिए हम आपको एक तरह से जागरूकता आपको AI समिट में मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम इन खबरों के जरिए आपको जागरूक कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको AI का इस्तेमाल कैसे करना है, और अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपनी डेली लाइफ में किस तरह से सतर्क होकर इसका यूजेज कर सकते हैं। अब इसके लिए IIT दिल्ली की ओर से समाधान भी दिया गया है। सोनाली, बताइए कि जो समस्या आ रही है लोगों को वो कैसे हल हो सकती है, इसके लिए IIT दिल्ली ने क्या बताया है? देखिए, इस दिशा में काम करते हुए IIT दिल्ली ने निष्पक्ष नाम का एक AI फेयरनेस असेसमेंट टूल बनाया है, और अब ये टूल 2023 के टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के AI फेयरनेस स्टैंडर्ड यानी कि TEC के अनुरूप ये तैयार किया गया है, ये बनाया गया है। ये खास तौर पर टेबल आधारित डेटा पर काम करने वाले सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल की जांच करता है, और ये पता लगाता है कि कहीं AI सिस्टम अपने फैसलों में किसी वर्ग, समुदाय या फिर श्रेणी के खिलाफ बायस तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो आप चाहते हो वो आपको रिप्लाई दे रहा है, और कई बार उस रिप्लाई को पढ़कर हम उस मुद्दे पर अपनी राय बना लेते हैं कि जो इसने कह दिया वो बिल्कुल सही है, लेकिन ज़रूरी है कि इस चीज़ पर भी काम होना चाहिए। अनबायस तरीके से अगर हमें कोई भी ओपन AI टूल हमें कोई चीज़ देता है तो उसके आधार पर हम फिर आगे की और कदम बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये जो टूल जो IIT दिल्ली की तरफ से बनाया गया है, ये 3 चरणों में काम करता है। पहला ये है कि रिस्क असेसमेंट, यानी कि AI सिस्टम के जोखिम के स्तर का वो आकलन करता है, जैसे कि बता देते हैं कि एप्लीकेशन एरिया क्या है, इंसानी निर्भरता की मतलब इंसान कितना उस पर निर्भर है, गलत फैसलों के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। और दूसरा चरण ये है कि मैट्रिक्स तय करना, रिस्क के आधार पर फेयरनेस मैट्रिक को तैयार करना, ज़्यादा जोखिम वाले मामलों में ज़्यादा सख्त मानक ये दिखाता है। और तीसरा चरण है कि फेयरनेस एनालिसिस, यानी कि चुने गए पैरामीटर्स के आधार पर उसको अच्छे से उसका विश्लेषण किया जाता है, ताकि पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो और लोगों को समझ में आए कि ये सही है या फिर ये गलत है। तो ये कोशिश की गई है IIT दिल्ली की तरफ से। बिल्कुल सोनाली, अगर हम बात करें कि ओपन AI के लिए अब कितने सारे टूल्स आ गए हैं जिस पर हम कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल के यूज़ कर लेते हैं, ज़रूरी है कि ये जो सोर्सेज हैं ये ऑथेंटिक रहें, और अभी जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक अनबायस अप्रोच इसकी रहे, ताकि जो हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है ये इफेक्ट ना करे अगर हम कोई भी राय इसको देखते हुए बनाते हैं। तो देखिए, अब आने वाले 2 से 3 महीनों में इस ऐप को आम लोगों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब क्यों ज़रूरी है ये टूल, ये भी जान लीजिए। विशेषज्ञों का मानना है कि AI मॉडल्स की सीमाओं को समझना ज़रूरी है। डेवलपर्स और ऑडिटर्स को साइंटिफिक टूल्स की ज़रूरत है। रेगुलेटरी बॉडीज़ को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग सिस्टम चाहिए, और इसके अलावा भविष्य में AI पर जो निर्भरता बढ़ रही है, ऐसे में फेयरनेस और एक्यूरेसी टेस्टिंग टूल्स होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। AI अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन भरोसा तभी बनेगा जब टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि निष्पक्ष, सुरक्षित और जिम्मेदार भी हो। तो ये बहुत ज़रूरी मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम उठाया गया IIT दिल्ली की ओर से, और अगर ऐसी एक्यूरेसी और अनबायस तरीके से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे तो यकीनन AI का जो इस्तेमाल है अभी जो हो रहा है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब कई मामलों में क्या होता है कि AI में आप सवाल कुछ पूछो, आंसर कुछ और दे रहा है। अब चलो हम तो समझ जाते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चों का क्या, जो वो कुछ सवाल पूछते हैं और वो आंसर देता है और उसी आंसर को वो सही मान लेते हैं। बिल्कुल सोनाली, कई बार तो लोग इतने ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि बस प्रॉम्प्ट डाला, मैंने भी कई लोगों का देखा है, प्रॉम्प्ट डाला और जो रिजल्ट मिल गया बिना देखे समझे बस उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया गया। या फिर हम पिक्चर्स की बात कर ले, मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है, और इसीलिए अब तो कई ऐसे मामले हमने भी अपने
एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये हर उस व्यक्ति के साथ हुआ है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि बस ये सोचते हैं कि रिजल्ट मिल गया और इस पर तुरंत काम कर लेना चाहिए। तो देखिए वही बात मैं फिर से दोहराऊंगी कि नकल भी बड़े अकल के साथ करनी चाहिए और एक्यूरेसी पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इंतज़ार करिए आईटी दिल्ली के इस टूल का, ताकि आपको एक्यूरेसी भी मिल सके। बिल्कुल, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इस शो में, हालांकि हम इस शो में आप ही के मुद्दे रोज़ाना उठाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मुद्दा है जिस पे हम बात करें, कोई टॉपिक ऐसा है, तो आप अब हमें कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डे ही उस टॉपिक पर, उस विषय पर बात करें। अब आपको करना क्या है वो दीपिका बताएंगी। बिल्कुल, तो देखिए इसमें आपको करना क्या होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ हमारा हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी डालना होगा और इसके बाद आप हमारी रील्स पर, आप हमारे वीडियोस पर अपने मुद्दे को कमेंट कर सकते हैं, हम आपके मुद्दों को उठाएंगे। इसके अलावा हमारे ट्विटर हैंडल्स भी यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको नहीं मिलता है कोई रील और कमेंट करने का ऑप्शन, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, जहां हम आपके मुद्दों को उठाएंगे और अगले ही दिन उन मुद्दों पर बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सोनाली, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई भी एक जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। क्योंकि अब एक बड़े डिजिटल बदलाव की ओर हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल अब बिना नियमों के नहीं होगा, बल्कि एक स्पष्ट रणनीति के तहत किया जाएगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने इंडिया इम्पैक्ट AI समिट, जो कि चल रहा है, आज आखिरी दिन है, इसमें साही नाम की एक महत्वपूर्ण रणनीति लॉन्च उनकी तरफ से की गई है। साही यानी कि स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर AI इन हेल्थ केयर इन इंडिया। इसका मतलब ये है, अब ये है क्या वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये कोई नई मशीन या फिर सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक व्यापक गवर्नेंस फ्रेमवर्क है। ये तय करेगा कि AI का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, किस परिस्थिति में AI का इस्तेमाल किया जाएगा और किन शर्तों के साथ AI का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, अब क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में सरकार का मानना है कि अगर AI का उपयोग बिना स्पष्ट नियमों के किया गया तो मरीजों की सुरक्षा और डेटा की जो गोपनीयता है वो खतरे में पड़ सकती है, और इसीलिए साही के माध्यम से एक राष्ट्रीय रोड मैप तैयार किया जाएगा। और अब बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए मेडिकल क्षेत्र में भी जो AI का इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हाल फिलहाल में मैंने भी एक एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर कि अभी जैसे कह रहे हैं ना कि सवाल उठा रहे हैं हम लोग कि क्या AI डॉक्टरों की जगह ले रहा है। तो नाम तो नहीं लूंगी मैं, लेकिन कुछ ऐसे ही मेरा डिस्कशन हो रहा था, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए एक डॉक्टर थे, तो उनसे ऐसे बात होने लगी। तो उनका कहना था कि अब तो हम प्रॉम्प्ट डालते हैं और हमको रिपोर्ट पूरी AI तैयार करके दे देता है। तो अब सोचिए कि कितना खतरनाक हो चुका है कि आप रिपोर्ट भी AI के जरिए तैयार कर रहे हैं। और इसी तरह के वाक्यों पर नकेल कसने के लिए ज़रूरी है साही ऐप, जो उम्मीद करते हैं कि लोगों के लिए और मरीजों के लिए खास तौर पर एक वरदान साबित होगा। तो सोनाली, अब दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज कैसे रहने वाला है, क्योंकि अभी तक तो बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बाद अब क्या कुछ हालात रहेंगे जरा बता दीजिए। तो देखिए दिल्ली NCR में पिछले 2 दिनों में बारिश, ओलावृष्टि, गरज चमक और बिजली गिरने से मौसम सुहाना हो गया था। लेकिन अब मौसम विभाग यानी कि IMD ने फिर से गर्मी की वापसी का अनुमान जताया है। पिछले दिनों 31.6 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुंच गया था, लेकिन अब सूखे मौसम के साथ ही पारा जो है वो तेजी से चढ़ने लगा है। यानी कि अब हम गर्मी की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके से फरवरी में ही तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, अब आगे आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में और NCR के क्षेत्रों में कितनी गर्मी इस साल होने वाली है। क्योंकि अभी 2-3 दिन तो हम कह सकते हैं कि हमें राहत महसूस हुई थी, जिस तरह से बारिश हुई, उसके बाद एक बार फिर से लग रहा था कि ठंड वापस आ गई है। लेकिन अब जैसे कि IMD की ओर से कहा गया है कि फरवरी में ही, अब जैसे देखिए आखिरी के 8 दिन बचे हुए हैं, और इन 8 दिनों में हमें मार्च वाली गर्मी का एहसास होने वाला है। तो दिल्ली वाले तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। जिस तरह से फरवरी में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान है दिल्ली में, उसके बारे में आपको बता दें कि 11 से 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना बताई गई है।
हालांकि सुबह के वक्त बताया गया है कि धुंध छाई रहेगी, लेकिन दिन में साफ आसमान और धूप नजर आएगी। और इसके साथ ही साथ चलिए अब आपको पूरे वेदर से जुड़ी हुई रिपोर्ट भी दिखा देते हैं कि कहाँ किस तरह का हाल रहने वाला है। और जिस तरह से भी हमने आपको ये भी बताया कि फरवरी में ही आपको मार्च जैसी गर्मी का एहसास होगा, तो पहले से ही मुझे डर लग रहा है सोनाली, क्योंकि बाहर निकलने में इतनी ज़्यादा गर्मी अभी से ही, उसके लिए दिल्लीवासी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो जो दिल्ली का मौसम का हाल है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, नोएडा में 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहेगा, 27 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि मौसम का हाल कैसा है। देखिए गाजियाबाद में मौसम 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहने वाला है और अधिकतम 27 डिग्री। ये देखकर ही मुझे सोनाली डर लग रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से जो मौसम है वो एक करवट लेने वाला है। इससे अच्छा तो लग रहा था कि 2-3 दिन बारिश और हो जाती तो फरवरी में टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता। तो देखिए अलग अलग जगहों का, पूरे NCR का हम आपको तापमान दिखा रहे हैं कि क्या कुछ टेम्परेचर रहने वाला है। और अब आपको सावधान रहने की इसलिए भी ज़रूरत है कि कहीं आप बाहर गर्म कपड़े पहनकर निकलते हैं और आपको भारी गर्मी का सामना, नोएडा में भी देखिए यही हाल है। तो गुरुग्राम की बात करें तो मिनिमम 14 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि लगातार हम आपको मौसम का हाल बता रहे हैं। और अब इससे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में यानी कि मार्च में क्या हाल होने वाला है। अब सोचिए जब फरवरी में मार्च जैसा हाल है तो मार्च में तो लाजमी है कि अप्रैल जैसा होगा। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो गर्मी है वो समय से पहले आ जाएगी। और ये भी बताया गया है कि होली से पहले आपको भारी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अब वो होली 4 मार्च को है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण गर्मी इस बार आपको देखने को मिल सकती है। तो भाई ये तो हुई मौसम की बात, लेकिन एक और चीज़ ऐसी है जो गर्मी को बढ़ा देती है और लोगों के दिमाग के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, वो है सोने चांदी के भाव, जिसमें रोज़ाना हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो चलिए अब आपको सोने और चांदी के भाव भी बता देते हैं। देखिए जो सोने का दाम है आज वो 1,56,640 रुपये प्रति 10 ग्राम रहने वाला है। चांदी की भी बात करें तो चांदी 2,64,000 पर किलो रहने वाली है। यानी कि सोने और चांदी के जो दाम हैं वो फिलहाल स्टेबल हैं, लेकिन ये कितनी ऊपर तक पहुंच जाते हैं ये तो किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया है। और लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो दाम बढ़े हैं ये कुछ कम हो। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लेना चाहिए या फिर सोना चांदी ना ले। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगर आप फ्यूल स्टेशन पर जाने की सोच रहे हैं, पेट्रोल, डीजल या फिर CNG लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको इसके जो रेट है, जो दाम है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो 94.77 प्रति लीटर रहने वाला है, 87.62 प्रति लीटर डीजल की अगर हम बात करें, और CNG की बात करें तो 77.09 प्रति किलो रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नोएडा की। नोएडा की बात करें पेट्रोल की कीमत भी तो यहाँ पर है 95.05 प्रति लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 88.19 प्रति लीटर के हिसाब से, और CNG की कीमत की बात करें तो यह है 85.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.93 प्रति लीटर के हिसाब से, वहीं और डीजल की कीमत की बात करें तो यह है लगभग 87.79 प्रति लीटर के हिसाब से, और CNG की कीमत की बात करें तो ये है 82.12 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो ये है दिल्ली वाला रेडियो TV, जहां आपकी आवाज़ हम रोज़ाना बनते हैं। आज आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे थे उस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।